मैं कल्पना वर्मा, आप देख रहे हैं सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं न्यूज बुलेटिन पर। समस्तीपुर जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 49 के सदस्य शंभू भूषण यादव ने हसनपुर प्रखंड के 2 महत्वपूर्ण सड़क का उद्घाटन फीता काट कर किया। बताते चले, शासन पंचायत में पंचम राज्य वित्त आयोग योजना से 7,43,400 से कसिया टोला से रामपुर तक व अहलवार पंचायत के पिरौना से हसनपुर बाजार को जोड़ने वाली 7,49,700 से बनी पीसीसी सड़क का उद्घाटन किया। से लूप लाइन रामपुर पंचायत को जोड़ता है, 2 पंचायत का, और जो मेन रोड है वो कई साल से अभी बनने की स्थिति में है, कई साल से पड़ा हुआ था, लेकिन लूप लाइन है, इससे ज्यादा सुविधा शासन पंचायत को इसी होके गोलगांव, मुर्राहा, गढ़पुरा लोग निकल सकता है, रात बिहार भी रोड चल सकता है। इसमें शेष काम हो गया, जो बचा हुआ है मुखिया जी का आश्वासन है, हम उसका भी पूरा करने के लिए हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन खास करके 2 पंचायत के रात बिहार के लिए रोड को जोड़ दिया गया। हसनपुर प्रखंड के ये रामपुर और शासन को जोड़ने की मुख्य सड़क है, कसिया से रामपुर। समस्तीपुर से सीनियर संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। केंद्र एवं राज्य सरकार के पंचायती राज विभाग के द्वारा संपूर्ण राज्य में कराए जा रहे स्वामित्व योजना के तहत सर्वेक्षण में उप जिलाधिकारी जलेसर के द्वारा आज करीब आधा दर्जन गांव का दौरा किया गया, जहां जगह जगह नुक्कड़ बैठकों के साथ लोगों को स्वामित्व योजना के बारे में जानकारी दी गई और केंद्र एवं राज्य सरकार की नीति को स्पष्ट करते हुए बताया गया कि पंचायती राज विभाग के द्वारा सरकार ने यह निर्णय लिया है कि गांव एवं शहरी क्षेत्रों में स्वामित्व योजना के तहत सर्वेक्षण कराने के बाद लोगों को उसका लाभ मिल सके, इसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध होगी। सर, जो आपने गांव-गांव भ्रमण किया है और नुक्कड़ पे सभा लगा के लोगों को समझाया है स्वामित्व योजना के बारे में, तो ये स्वामित्व योजना क्या है और लोगों को इससे क्या लाभ मिलेंगे? आज हमने जो है 3-4 गांव का निरीक्षण किया है, जिसमें भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित स्वामित्व योजना एक बेहद ही उपयोगी योजना है, जिसका ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी तथा लेखपालों के माध्यम से इसका जन जागरूकता कराई जा रही है। गांव-गांव में प्रचार प्रसार भी कराया जा रहा है। बेसिकली ये योजना एक तरह से अभिलेखीकरण है कि गांव की आबादी जो होती है उसमें लोगों के मकान बने होते हैं, उस मकान के आधार पर किसी भी प्रकार का उस व्यक्ति को लोन या फाइनेंशियल अगर उसको नीड होती है तो वो बैंक में जब जाता है तो बैंकर्स उसको लोन नहीं देते हैं। इसलिए उसको आबादी को एक लाल डोरा के अंतर्गत मानते हुए सभी का जो सार्वभौमिक अधिकार है रिकॉर्डेड किया जाएगा। इसके बाद पहला जो प्रारंभिक बेसिक कार्य है वो फॉर्म 5 के माध्यम से टीम के माध्यम से जो है उसका सर्वे किया जाएगा। मकान में कौन रहता है, कितने लोग उसके हितग्राही हैं, इस तरह से फिर उसको हम ऑनलाइन राजस्व परिषद के पोर्टल पर फीड करते हैं। वो डिटेल्स राजस्व परिषद को भी जाता है, भारत सरकार को भी पहुंचता है, और फिर जो सर्वे ऑफ इंडिया जब वो गांव कंप्लीट हो जाएगा, एक 10 गांव का पूरा जो क्लस्टर होगा, उस 10 गांव का क्लस्टर जब पूरा हो जाएगा सर्वे, तो फिर वो ड्रोन अप्लाई करेगा। ड्रोन आएगा, ड्रोन आने से पहले गांव में हमें मार्किंग करानी पड़ेगी, कलई या चूने से मार्किंग की जाएगी। मार्किंग के बाद फ्लाई होगा। जब ड्रोन फ्लाई करेगा तो फ्लाई करने के बाद उसमें उसके इमेज आ जाएंगे, वो हमें मैप मिलेंगे, डिटेल्स आ जाएगा, गली नाली, सड़कें, तालाब, सभी चीज़ें आ जाएंगी उसमें। उसके बाद फिर हम उस जो मौके पे हम सर्वे कर रहे हैं उसका हम फिजिकली मिलान कराएंगे। मिलान कराने के बाद फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे। 6(1) प्रारूप है, 6(2) है, 4 है। फिर हम ऑब्जेक्शन में उसमें आपत्तियां भी आमंत्रित करेंगे। वो एसडीएम के लेवल से आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो उसकी सुनवाई की जाएगी, वरना आपसी सहमति के आधार पर उस रिकॉर्ड को, पूरे आबादी के रिकॉर्ड को तैयार करके और उसको पब्लिश कर दिया जाएगा। पब्लिश करने के बाद वो गांव का पूरा रिकॉर्ड कंप्लीट हो जाएगा। एक प्रति उसकी तहसील में रहेगी और एक प्रति
पंचायत राज विभाग में रहेगी, जो संपत्ति रजिस्टर होगा गांव का। तो भविष्य में होने वाले किसी प्रकार के झगड़े का भी समाधान किया जा सकेगा तथा ग्रामवासी अपने उस रिकॉर्ड के माध्यम से बैंकों में लोन ले लेंगे तथा अपनी जीवन शैली और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे। अक्सर सर ये देखा गया है कि गांव में मकान को लेके, बंटवारे को लेके झगड़े होते हैं, तो इस योजना में ये झगड़े खत्म हो जाएंगे। जी हाँ, इस योजना में जो शेयर हमें मिलेगा, अगर उसके 2 बच्चे हैं तो हम उसको अभी से ही उसका पार्टीशन करके चलेंगे। उसकी लंबाई, चौड़ाई, चौहद्दी और उसका एरिया सब कुछ क्लियर करके रखेंगे फॉर्म 5 के बाद। इसके बाद फाइनलाइज होगा तो कोई लड़ाई भी नहीं होगी। दूसरा, इसमें एक सुविधा ये भी है कि जब किसी मकान मालिक की डेथ होगी तो ऑलरेडी उसमें जिस तरह से खतौनी में नामांतरण होता है, उसी तरह से मकानों में भी नामांतरण कर दिया जाएगा, तो कोई समस्या नहीं होगी। धन्यवाद। एटा से सीनू संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। जामा प्रखंड के महारों में 24 अगस्त को पीपल के वृक्ष गिर गया था, जो कि अभी तक हटाया नहीं गया। वन विभाग, जिला प्रशासन को ध्यान आकृष्ट किया गया, लेकिन फिर भी अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इधर आज महारों में 24 तारीख को ये जो है पेड़, पीपल के पेड़ कुछ दिन पहले 24 तारीख को अपने आप गिर गया था आंधी या पानी के वजह से, जो अभी तक जो है प्रशासन की तरफ कोई ऐसा कार्रवाई नहीं की गई है ताकि मैंने इस हादसा को रोका जाए। भविष्य में हो सके तो फिर कहीं ना कहीं दुर्घटना को ये आमंत्रित कर रहे हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ जिला प्रशासन और फॉरेस्ट विभाग से कि अभी तक जल्द से जल्द आके इस पेड़ की जो है तुरंत इसको यहाँ से हटाने की कृपा किया जाए, नहीं तो हो सके आए दिन फिर से ये दुर्घटना घट सकती है। तो मैं बार बार निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जिला प्रशासन, फॉरेस्ट विभाग, आप जल्द से जल्द आके इस पेड़ को यहाँ से हटवाने की कृपा करेंगे ताकि भविष्य में ऐसा दुर्घटना न घटे। क्योंकि इस हमारे झारखंड की जो स्थिति है उसको देखा जाए तो हमेशा दुर्घटना घटती है, उसके बाद जिला प्रशासन जागते हैं, लेकिन हम लोग इस ग्रामीण भी विरोध कर रहे हैं। क्या आप लोगों का क्या कहना है कि जल्द से जल्द इस पेड़ को हटाना है? जल्द से जल्द हटाना चाहिए। और एक हमारे यहाँ पर नवल किशोर जी हैं, इनके भी पेड़ कुछ दिन घर पर गिरा हुआ है पेड़ के वजह से, जो कि आपका जो है दिन के दिन दीवार जो है धंस चुका है। तो कहीं ना कहीं हमारे जिला प्रशासन ये चुक रही है और फॉरेस्ट विभाग का सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है, जो अभी तक बढ़िया से जिम्मेवारी को निभा नहीं पा रहे हैं। ये काफ़ी हम लोगों को इस महारो ग्रामीण का काफ़ी आक्रोशित भी देखा जा रहा है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं जिला प्रशासन को और फॉरेस्ट विभाग के पदाधिकारी को कि जल्द से जल्द आके इस पेड़ को यहां से हटाने की काम करेंगे, नहीं तो कहीं न कहीं बड़ी दुर्घटना को फिर ये निमंत्रित कर रही है। गांव का आदमी कटा कर निकाला गाछ को। और ग्रामीण इस रोड को जो है, सड़क जो जाम था, इसमें ग्रामीणों ने अपने से इस जाम को हटाने का काम किया है, जहां जिला प्रशासन किसी प्रकार की भी जिम्मेवारी को निर्वाह करने से अपेक्षित रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा बार बार जिला प्रशासन को कि इस पेड़ को जल्द से जल्द हटाने की कृपा करें। जय हिंद। झारखंड से सीनू संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। प्रदेश की योगी सरकार कोरोना की रोकथाम के लिए सभी जिलों में अलग से कोविड के अस्पताल बनाने का निर्देश दी है, जिससे जिले के मरीजों को इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े। महाराजगंज जिले में भी कोरोना की रोकथाम के लिए 100 बेड के महिला अस्पताल को शासन द्वारा स्वीकृत के बाद L2 श्रेणी का बनाया जा रहा है, जिसमें 10 बेड का ICU तैयार हो गया है और कार्य तेजी से किया जा रहा है, जिससे गंभीर बीमारी के साथ साथ कोरोना मरीजों को भी भर्ती किया जा सकेगा। महाराजगंज में MCH विंग में 100 बेड का लेवल 2 का अस्पताल शासन द्वारा बनाया जा रहा है। इसमें हम लोगों ने अभी बेड लगवा दिए हैं और 10 बेड का ICU चालू कर दिया है, जो कि ऑक्सीजन सिलेंडर से हम लोग करवा रहे हैं। अभी पाइपलाइन नहीं लगी है, 1 हफ्ते के अंदर पाइपलाइन लग जाएगी और मरीजों का भर्ती शुरू हो गया। सर, अभी तक जो कोरोना के गंभीर मामले आते थे वो कहाँ रेफर किए जाते थे और क्या दिक्कतें आती थी? कोरोना के जो गंभीर मामले आज तक आते थे उसमें हम लोगों को बहुत ही परेशानी होती थी। गोरखपुर में हम लोग रेफ़र करते थे, गोरखपुर वाले जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते थे क्योंकि उनके यहाँ भी काफ़ी रस है। हमारे करीब 4 मरीज बस्ती मेडिकल कॉलेज में रेफ़र हुए हैं और गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में रेफ़र हुए हैं। इन्हीं सब को देखते हुए हम लोगों ने अपना यहाँ L2 का लेवल अभी
जो भी सुविधाएं हमारे पास हैं, जो भी मतलब रिसोर्सेज हैं, उसी में हम लोगों ने इलाज L2 का शुरू कर दिया है, 10 बेड लगाकर। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। गौपालक अरविंद संगल चेयरमैन मीनू संगल ने पशु पक्षी जीव जंतु गौ माता सेवा समिति के 92वें कार्यक्रम में सहभागिता निभाई। बता दें कि पूरा मामला जनपद शामली में श्री श्री कात्यायनी देवी धर्मार्थ के तत्वाधान में पशु पक्षी जीव जंतु गौमाता सेवा परिवार समिति शामली ने भोजन सेवा का 92वां कार्यक्रम आयोजित किया। गौ भोजन वानर भोजन सेवा के मुख्य अतिथि गौपालक अरविंद संगल, निवर्तमान चेयरमैन नगरपालिका मीनू संगल, नगर अध्यक्ष भाजपा ने सहभागिता निभाई। वहीं नगर की नई मंडी में अस्थायी गौशाला में समिति टीम व चेयरमैन व नगर भाजपा अध्यक्ष मीनू संगल का समिति महामंत्री नंदकिशोर मित्तल ने अभिनंदन करते हुए पटका पहनाकर व श्री कृष्ण की मोतियों की माला भी पहनाई। चलो मूक जानवरों की सेवा भोजन का आज 92वां कार्यक्रम श्री श्री कात्यायनी देवी ट्रस्ट धर्मार्थ द्वारा संचालित पशु पक्षी जीव जंतु गौ माता सेवा परिवार समिति द्वारा गत 6 अप्रैल 2020 से बेजुबान पशुओं को भोजन खिलाने का कार्य निरंतर जारी है। आज शामली नगर की नई मंडी गौशाला में गौ माताओं गोवंशों को भोजन खिलाने का 92वां कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि शामली नगर पालिका के निवर्तमान चेयरमैन श्री अरविंद संगल जी मुख्य गौपालक रहे। यह महाअभियान गौ सेवा भोजन, वानरों को भोजन, कुत्तों को भोजन, मार्ग में मिलने वाले पशुओं को भोजन, चींटियों को भोजन सेवा निरंतर जारी है। प्रथम चरण 31 मार्च 2021 तक जारी रहेगा। निवेदक समिति महामंत्री नंदकिशोर मित्तल, शामली। धन्यवाद। शामली से सीनियर संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें जानने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट cnewsbharat.com पर और अपडेट रहने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सी न्यूज भारत ऐप। बने रहिए सी न्यूज के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।